शेखर था। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे अनुजी, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो एकदम? वधिया ना, मौजा ही मौजा। चलो बहुत वधिया ही वधिया होना चाहिए जी। चलो जी, आज हमारी जीएसटी की लास्ट अमेंडमेंट क्लास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था मैंने कि 2 अमेंडमेंट क्लास आज हमारी लगेंगी। अच्छा, कई बच्चों के ना मेरे पास कल से इतने मैसेज आ चुके हैं कि सर सप्लीमेंट आ गया, हाय सर सप्लीमेंट आ गया, हाय सप्लीमेंट आ गया, हाय सप्लीमेंट आ गया। नालायकों, क्या हो गया? सप्लीमेंट ही तो आ गया। मतलब बच्चा कह रहा है सर सप्लीमेंट हमें देखना है, नहीं देखना। आपको मैंने पहले भी कहा था, सप्लीमेंट में जो भी एडिशनल बातें होंगी वो मैं आपको ऑटोमेटिकली बता दूंगा। 99% ऑलमोस्ट अमेंडमेंट वही दी हुई हैं जो हमने क्लास में की हैं, और जो आपको एक्स्ट्रा लग रही है ना सर, वो एक्स्ट्रा अमेंडमेंट नहीं है। एक्चुअल में जो मॉड्यूल में इन्होंने थोड़े बहुत एडिशन किए हैं वो मैंने पहले भी कहा था, मैं रिवीजन क्लास में ऑटोमेटिकली करवा दूंगा जी। ठीक है, तो आपको उसकी टेंशन मत लेनी। मतलब कल से ना, मतलब हाय सर सप्लीमेंट आ गया, हाय सप्लीमेंट आ गया, पता नहीं पहाड़ टूट गया हो। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ फाइनेंस एक्ट 2021 की सिंगल अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, आपको सारी ये करनी है। उसके अलावा जो भी होगा मैं ऑटोमेटिकली रिवीजन क्लास और क्वेश्चन की प्रैक्टिस में सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी थी। और बाकी जो, हाँ, अगर आप कई बच्चों को पता ही नहीं है सप्लीमेंट आ चुका है, तो एक बार मैं आपकी वेबसाइट भी खोल के दिखा देता हूँ कि सप्लीमेंट अगर आपको डाउनलोड करना है, सप्लीमेंट समझ गए ना? समझ गए ना? मतलब जो भी आपके हर सब्जेक्ट में जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, जो उन्होंने एडिशन किए हैं, आईसीएसआई हर बार निकालता है, और इन्होंने मेरे ख्याल से कल निकाला है, शायद कल बच्चों को मैसेज आते कल निकाल दिए, तो आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, बाकी अदर पेपर में आप देख सकते हो, टैक्सेशन में आप रख सकते हो। सर टैक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल मत लेना, सिंगल जो भी उसके अंदर बातें लिखी हैं 90% हम कंप्लीट कर चुके हैं, और 5-10% जो हमारी 11 तारीख से रिवीजन क्लास स्टार्ट होंगी ऑटोमेटिकली सारी मैं उसमें कवर करवा दूंगा जी। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे, ठीक है जी, अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे पहले तो उन्होंने ये क्लियर किया है कि फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है जिनके भी एग्जाम जून 22 में है, वो तो हमें पता ही है। और देखो सारे चेंज हम फाइनेंस एक्ट 21 के ही कर रहे हैं, तो फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है, हमें पता है। और दूसरा, फिर वो कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन 30 नवंबर तक आई थी ना, वो 30 नवंबर तक की नोटिफिकेशन आपको करनी है। तो जो भी चेंजेस थे 30 नवंबर तक 21 तक, वो जिन्हें आपको करने हैं, और वही मैं करवा रहा हूँ जी आपको। ठीक है, तो नोटिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली हम कवर कर रहे हैं, सर्कुलर भी कवर कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन भी कवर कर रहे हैं, फाइनेंस एक्ट भी कवर कर रहे हैं, सारी बातें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं जी। ठीक है, और दूसरा सप्लीमेंट कहाँ पे दिए हैं जी? ये आपके सप्लीमेंट दिए हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे, देखो सप्लीमेंट, वेबसाइट के ऊपर जाओगे, आपको स्टूडेंट पोर्टल में दिख जाएगा सप्लीमेंट पे क्लिक करोगे तो जून 22 में क्लिक करोगे तो प्रोफेशनल वाले बच्चों के पहले दिए हुए हैं, फिर एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के दिए हैं, तो जो भी आपको डाउनलोड करके देखना हो आप देख सकते हो जी। ठीक है, बाकी सारी अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली मैं कवर करवा दूंगा, और जीएसटी की आज हमारी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी। हाँ, कल जो अमेंडमेंट क्लास आएगी वो सिर्फ प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए होगी जी। ठीक है, और 11 तारीख से फिर हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स की। डन है ना? पक्का अच्छा, 11 तारीख से जो हमारी रिवीजन क्लास आएंगी ना, मैं उसकी टाइमिंग बता दूंगा आपको, कल शाम को नहीं, मैं 11 तारीख को ही बता दूंगा। वैसे उम्मीद है वो मैं शाम को 7 बजे लूँगा, मतलब रात की 9 बजे की जो हम टाइमिंग करेंगे, मैंने कहा था वो हम करेंगे 16 तारीख से, क्योंकि 16 तारीख से मेरा प्रोफेशनल का नया बैच स्टार्ट है शाम को। तो जब तक वो बैच स्टार्ट नहीं होता तब तक शाम को 7 बजे कर लेते हैं, और जब फिर मेरा वो बैच स्टार्ट हो जाएगा फिर हम रात को 9 बजे कर लेंगे जी। ठीक है, पहले हम करेंगे इनकम टैक्स, फिर हम बाद में करेंगे जीएसटी। इतने आप जीएसटी 35 रिवीजन क्लास देख सकते हो, मैंने कल भी कहा था फुली अपडेटेड हैं, आप खुद देख लो चेंजेस कितने छोटे छोटे आए हैं। ठीक है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आराम से मस्त तरीके से देखो, उसमें बहुत डिटेल में रिवीजन मैंने करवाई है, अमेंडमेंट मैं करवाई रहा हूँ जी। ठीक है, लो जी, इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखो ध्यान से, अब आ जाओ एक बार फटाफट से। पहले फटाफट से ऐसा करते हैं, लास्ट क्लास में जो भी हमने अमेंडमेंट की थी ना जीएसटी की, एक बार फटाफट से पहले वो रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज अमेंडमेंट कंप्लीट करके इसको हम फाइनली पैकअप कर देंगे जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, एक बार मुझे फटाफट से ना लास्ट क्लास में जो भी हमने अमेंडमेंट की थी एक बार मुझे फटाफट से रिवीजन करवा दो जी। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से 2 टॉपिक के अमेंडमेंट हमने की थी। एक टॉपिक तो मैंने कहा था एग्जाम्पशन वाला, और एक सेकंड टॉपिक था रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का।
अब एग्जाम्शन के अंदर अमेंडमेंट कौन कौन से हमने डिस्कस की थी। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट जहां जहां पे वर्ड होगा वहां पे 12AA के साथ 12AB भी जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही चैरिटेबल ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के हैं, तो चाहे वो 12AA हो चाहे वो 12AB हो, अब दोनों ही चैरिटेबल ट्रस्ट होंगे वो एग्जाम्प्ट होंगे जीएसटी में। सेकंड, फिर मैंने कहा था कि अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट वाले केस में है, उसकी डेट एक्सटेंड होगी, कितनी हो चुकी है, 30 सितंबर 2022 हो चुकी है। एक छोटा सा चेंज ये वाला था। फिर तीसरा मैंने कहा था कि अगर हम गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, याद करो मैंने कई सारे एग्जांपल दिए थे, अगर हम गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंट को सर्विस देने का मतलब क्या है, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मतलब हम उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत सर्विस दे रहे हैं, तो जो भी चार्जेस होंगे गवर्नमेंट ने कहा उस चार्जेस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी। कब, अगर 75% या उससे ऊपर एक्सपेंडिचर अगर हम बोर्न कर रहे हैं ना, उस केस में कोई भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। फिर अगला गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आप नेशनल परमिट लेते हो और नेशनल परमिट के जो भी चार्जेस आप पे करोगे उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, अब वो भी एग्जाम्प्ट हो चुका है। फिर अगला एक एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लीजिए। कौन सी एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली है, एग्जाम्पशन विड्रॉ करने का मतलब क्या होगा कि अब वो टैक्सेबल होगी, जीएसटी उस पर लगेगा। कौन सी विड्रॉ कर ली है, गवर्नमेंट ने कहा था इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर सर्विस दे रही है इंडियन रेलवे को, उस केस में अब जीएसटी एप्लीकेबल होगा। पहले वो एग्जाम्प्ट थी, अब गवर्नमेंट टैक्सेबिलिटी कह चुकी है। फिर अगली अमेंडमेंट हमने की कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आंगनवाड़ी भी कवर होंगी जी, और जो बोर्ड होते हैं चाहे वो सीबीएसई हो, हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ये भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर मिड डे मील की बात मैंने की थी, मिड डे मील चाहे गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है चाहे अदर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर कर रही है तो भी एग्जाम्पशन मिलेगी मिड डे मील वाले केस में। अगला फिर मैंने कहा था टोल चार्जेस, अब वो चाहे वो नॉर्मल टोल चार्जेस हैं चाहे वो एक्स्ट्रा टोल चार्जेस हैं, उसको टोल चार्जेस ही मानेंगे, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जाम्प्ट होगा जी। अगला फिर मैंने कहा था कि अगर मान लो कोई कंपनी है स्टेट गवर्नमेंट को बसेस दे रही है लीज पे, ठीक है, तो चाहे वो लीज पे दे चाहे वो रेंट पे दे, बात एक ही है, उस केस में एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ये जीएसटी में एग्जाम्प्ट है। और फिर मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन वाले केस में कि अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और तुम्हें रिवोकेशन करवानी है तो टाइम लिमिट 30 दिन की है, 30 दिन और एक्सटेंड होगी, फिर मैक्सिमम 30 दिन और एक्सटेंड होगी, तो 90 डेज तक मैक्सिमम आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हो जी। ये सारी बातें कल हमने अमेंडमेंट क्लास में की थी जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कितना मजा आता है, मतलब एक बार फटाफट से लास्ट क्लास की रिवीजन कर लेते हैं ना, फिर लगता है कि हाँ भाई अमेंडमेंट हमें समझ में आ गई है। स्टार्ट करें हम आज की अमेंडमेंट, इधर देखो ध्यान से। अब आज जो अमेंडमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, ये लगा लो उससे भी गिरी हुई है जो कल हमने की थी। कल मेरे ख्याल से एक बच्ची का नाम है प्रिया, प्रिया मतलब प्रिया को देख के मेरे को इतनी टेंशन होती है, प्रिया इतनी घबराई हुई है, हाय सर इतनी मुश्किल अमेंडमेंट, हाय सर इतनी मुश्किल अमेंडमेंट, हाय सर, मतलब क्या हो गया प्रिया आपको मुश्किल पता क्यों लग रही है, या तो आपने पहले पढ़ा नहीं है। देखो सही बता रहा हूँ, अगर पहले पढ़ा हुआ है ना सर, मैं सही बता रहा हूँ, जितनी डिटेल में और जितनी बार बार रिपीटेशन करवा के मैं बता रहा हूँ ना, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही फिर मुझे पता कैसे समझ में आएगी। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं एक बार को 5 बार बोलता हूँ ताकि हर बच्चे के दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। बट हाँ बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं सर स्मूथ चल रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। और टेंशन मत लो प्रिया, आ जाएंगी, एक दो बार देखोगे ना ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और बाकी रिवीजन क्लास सबने देखनी है जी, फिर मत कहना कि रिवीजन क्लास हमने देखी नहीं थी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ रिवीजन क्लास जरूरी है, और इस बार रिवीजन क्लास का लेवल भी अलग होगा, और जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उसका लेवल भी अलग होगा जी, ठीक है। और रेगुलर क्लास वाले बच्चों को देखने की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, क्योंकि रिवीजन हम क्लास में ही करते हैं जी, मतलब चलती रहती हैं, बाकी वो भी देखेंगे तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब एक बार अब यहाँ पे देखना है चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 हमारा टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और ई वे बिल। इसमें अब चेंजेस सबसे पहला है टैक्स इनवॉइस में। अब पहले मेरे को याद करो सर, हमने क्लास में ना एक कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था ई इनवॉइस वाला। अब जितने बच्चे मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के सामने बैठे हैं, एक बार मेरे को फटाफट से चैट बॉक्स में एक बार लिख देना, ई इनवॉइस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल कब होता है। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होती है ना, उस केस में ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। सर ये 500 करोड़ टर्नओवर मत बोलो, मैं क्यूआर कोड वाला नहीं कह रहा, आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट कहते हैं, एक तो ई इनवॉइस वाला और एक क्यूआर कोड वाला। मतलब क्यूआर कोड जो डायनेमिक क्यूआर कोड होता है उसकी एप्लीकेबिलिटी कब होती है, अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर होती है, और वो B2C वाले केस में एप्लीकेबल होता है। और ई इनवॉइस वाला मैंने पहले भी कहा था कि B2B वाले केस में एप्लीकेबल होगा, और वहां पे लिमिट थी 50 करोड़। अब बच्चा कह रहा है सर क्या लिमिट में चेंज आ गया, क्या आपने क्लास में कहा था कि ये लिमिट चेंज होगी, तो क्या लिमिट में चेंज आ गया। एक बात बताऊं, इधर आओ, इधर तो आओ, इधर आओ, आगे कान करो कान करो, अरे जल्दी आओ नाले को जल्दी आओ। लिमिट वैसे बताऊं 50 करोड़ से 20 करोड़ हो चुकी है, बट वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं 50 करोड़ से 20 करोड़ हो चुकी है, बट वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। रीजन बिंग क्योंकि हमारे एग्जाम में नवंबर तक की नोटिफिकेशन आती है, और ये 20 करोड़ रुपए की लिमिट अभी लेटेस्ट में हुई है, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में 50 करोड़ है, देखो मैंने लिखा भी है, क्योंकि आप में से कई नालायक बच्चे होंगे
जो कई सारे ग्रुप के मेंबर होंगे और उस ग्रुप पे मैसेज आ चुका होगा कि भाई लिमिट 20 करोड़ हो चुकी है, तो 20 करोड़ की लिमिट गलती से मत कर लेना, क्योंकि वो बहुत अभी जनवरी फरवरी की अमेंडमेंट है, हमारे एग्जाम में नवंबर तक की आनी है। अगर जिनके एग्जाम, मैं दोबारा करूँ, जिनके एग्जाम दिसंबर 22 में हैं वो कुछ सोच सकते हैं, जिनके एग्जाम जून 22 में है उनकी लिमिट 50 करोड़ रही है, बस ये बात ध्यान दो जी। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पहले लिमिट होती थी 500 करोड़, वो लिमिट खत्म हो गई। फिर लिमिट गवर्नमेंट ने की 100 करोड़, वो लिमिट खत्म हो गई। अभी लिमिट क्या चल रही है, 50 करोड़ की लिमिट चल रही है, तो हमें 50 करोड़ ही करनी है। नई लिमिट वैसे 20 करोड़ है, बट मैंने क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल, वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। बस ये बताओ, अगर हमारे एग्जाम में जून 22 में क्वेश्चन बनेगा कि ई इनवॉइस रेज करने की आपकी लिमिट क्या है, तो 50 करोड़ की हम लिमिट देकर आएंगे, 20 करोड़ की लिमिट कोई बच्चा गलती से लिख के नहीं आएगा। वैसे तो ऑप्शन में दिया ही नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम ने इतना पागल भी नहीं है कि वो इतना नई अमेंडमेंट देगा, ऑप्शन में दिया नहीं होगा। बट अगर दिया भी होगा तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ, लिमिट हमारी 50 करोड़ रुपए की है जून 22 के लिए, बस ये बात ध्यान दो। तो बच्चा कह रहा है सर फिर चेंज क्या आया, भाई ये चेंज तो है नहीं, क्योंकि लिमिट तो इसमें चेंज ये वाला नहीं है। चेंज क्या आया है, याद करो, ई इनवॉइस वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि ई इनवॉइस B2B वाले केस में इशू करना जरूरी होता है। और ये कहाँ से जनरेट होता है, जब हम गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, जब हम GST पोर्टल के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ से ई इनवॉइस इशू होता है। बट मैंने कहा था कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको ई इनवॉइस से बाहर निकाला गया। याद करो, अगर कोई बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं, एक बार फटाफट से एग्जांपल लिख के बताओ जी, ई इनवॉइस इशू करना किन के लिए जरूरी नहीं होता जी। एक तो मैंने कहा था SEZ वाले केस में जरूरी नहीं होता। एक जो आपके सिनेमा हॉल वाले होते हैं, जैसे मल्टीप्लेक्स वाले हो गए, PVR वाले हो गए, आइनॉक्स वाले हो गए, मतलब PVR मतलब जो जहाँ पे आप मूवीज देखते हो ना सिनेमा हॉल के अंदर जाके, तो वो टिकट इशू करते हैं और उसी टिकट को ही हम इनवॉइस बोलते हैं, उस टिकट को इनवॉइस बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए उस केस में ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट उनको नहीं है। और फिर जो GTA वाले होते हैं उनको भी ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, उनको भी ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होते। और जो ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर की सर्विस दे रहे होते हैं, उनको भी ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब एक नया एडिशन बस इन्होंने जोड़ा है, बाकी पुराना लो ही है। अब गवर्नमेंट कह रही है, एक बात बताओ, हमने इतने सारे लोग कवर कर लिए थे, हम तो कवर होना रह ही गए थे। नहीं 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 नहीं, नहीं। गवर्नमेंट कह रही है अरे भाई क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, अरे भाई सुन तो ले मेरी बात। भाई हमने SEZ कवर कर लिया, हमने GTA वाले कवर कर लिया, हमने बैंकिंग कंपनी कवर कर लिया, भाई हम कड़े हैं, हम तो कवर ही नहीं है। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब इस तरह थोड़ा काम चलेगा। गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे लिख दिया कि चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, वो भी अब यहाँ पे कवर हो चुके हैं, उनको भी ई इनवॉइस से बाहर निकाल दिया है। मतलब ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट उनको भी नहीं है। तो चाहे अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट के पोस्ट डिपार्टमेंट हो गए, गवर्नमेंट के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गए, गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गए जी, मतलब जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होंगे उनको भी अब ई इनवॉइस की ऑब्लिगेशन से बाहर निकाल दिए। मतलब इनकी टर्नओवर चाहे 500 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो, इनको ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। तो देखो यहाँ पे चेंजेस क्या हैं। लिमिट मैं दोबारा बोल दूँ, हेलो अंकल, इधर इधर बताओ, पहले चैट बॉक्स में लिखो, लिखो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो लिमिट कितनी है। अरे लिखो नालायको, वैसे तो फटाफट से लिखते रहते हो, हेलो बेबी क्या हाल चाल है, बेबी ने ताना ताया, बेबी ने दो रोटी ताई है। मतलब मुझे लगता है इंसान दो ही बार तोतला होता है, एक तो बचपन में, एक प्यार में। हाँ तो मुझे फटाफट से आंसर लिख के, तो हंसना नहीं है, मेरे को फटाफट से आंसर लिख के बताओ। लिमिट अब 20 करोड़ रुपए की है, 50 करोड़ रुपए की लिमिट है, 50 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है, 20 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, एग्जाम में लिमिट 50 करोड़ रुपए की है। दूसरा, उसके बाद ई इनवॉइस हमें कहाँ का इशू नहीं करना होता। देखो SEZ वाले केस में ये तो पहले भी सेम था, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वहां पर भी पहले भी सेम था, GTA वाले केस में पहले भी सेम था, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वहां पर भी सेम था, उसके बाद फिर आपका सिनेमा हॉल वाले वहां पर भी सेम था। अब गवर्नमेंट ने नया चेंज क्या किया है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे या लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट होंगे, वहां पर भी ऑब्लिगेशन नहीं है ई इनवॉइस इशू करने का। अब चाहे वो गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट हो, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कोई भी अगर डिपार्टमेंट होगा, वो सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के यहाँ पे कवर हो चुके हैं। मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, हमने सारे कवर कर लिए, इतने सारे लोग हमने कवर कर लिए, हिम नहीं कवर हुए, और अगर हम नहीं कवर हुए तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, हम थोड़ा फ्रॉड करेंगे। और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, याद करो जी, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि ई इनवॉइस गवर्नमेंट ने क्यों क्रिएट किया था, ताकि लोग बोगस इनवॉइस इशू ना करें। याद करो मैंने क्लास में एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी कि लोग बोगस इनवॉइस इशू करते थे, नकली इनवॉइस इशू करते थे, नकली खर्चे क्लेम करते थे, नकली ITC क्लेम करते थे, लोगों को लत लग गई थी। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे की तैसी भाई साहब, मतलब ये तुम कैसे कर लोगे, मतलब तुम नकली इनवॉइस इशू कर लोगे, तुम फेक इनवॉइस इशू कर लोगे। उन सबको रोकने के लिए मैंने कहा था एक कॉन्सेप्ट लेकर आए ई इनवॉइस वाला। स्टार्टिंग में लिमिट 500 करोड़ थी,
फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं 500 करोड़ ज़्यादा है, फिर गवर्नमेंट ने लिमिट 100 करोड़ की, फिर फाइनली गवर्नमेंट ने लिमिट 50 करोड़ कर दी है। तो हमारे एग्जाम के लिए 50 है, वैसे प्रैक्टिकली 20 करोड़ हो चुकी है, बट एग्जाम के लिए मैं 50 करोड़ लिख के आनी है, ठीक है। बट हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ई इनवॉइस से बाहर निकाल दिया, वो लोग आपके सामने हैं, उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पे जोड़ दिए। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया सीएस प्रोफेशनल वालों के कि ऐसे लोगों की लिस्ट लिखो जिनको ई इनवॉइस इशू नहीं करना, ये आपके सामने यहाँ पे है। और अगर मान लो एग्जीक्यूटिव वालों के एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि इनमें से कौन कौन से लोग ई इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, तो बस ये बात ध्यान देना कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी अब इसमें ऐड हो चुके हैं, उनको भी ई इनवॉइस इशू करने का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, चाहे टर्नओवर कितनी ही क्यों ना हो। डन है जी। तो पहला चेंज तो ये वाला आया है इनवॉइस के चैप्टर में। दूसरा चेंज क्या आया जी? दूसरा चेंज तो बिल्कुल सिंपल है। एक बात मुझे बताओ, अब जो ई इनवॉइस होता है, जैसे एक बात मुझे बताना, अब मान लो मैं कहीं पर भी सामान लेके जा रहा हूँ जी, कहीं पर भी सामान लेके जा रहा हूँ। अब बच्चा ये बात कहता है सर मेरे मन में एक डाउट आ रहा है कि मेरे पापा सामने बैठे हैं, मेरे पापा की टर्नओवर जो है ना 50 करोड़ से ज़्यादा है, और मेरे पापा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरे विवेक ज़रा पूछ के बता भाई, अगर मान लो ई इनवॉइस जो है क्या ये हमें हमेशा कैरी करना पड़ेगा कि मतलब फिजिकल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा? क्योंकि अगर मान लो हम कहीं भी सामान लेके जा रहे हैं और सामने ठुल्ले खड़े हैं, ठुल्ले समझ गए ना, ठुल्ले कौन मतलब मामे, मतलब वो चालान काटने वाले, ऐसे डिपार्टमेंट के ऑफिसर खड़े हैं। अब अगर मान लो डिपार्टमेंट के ऑफिसर खड़े होकर बोले अरे रुक रहा है, एक मिनट दिखा जरा अपने ई इनवॉइस की कॉपी दिखा, कहाँ सामान लेके जा रहा है। अब अगर मान लो मेरे पास फिजिकल कॉपी नहीं है तो क्या गवर्नमेंट मुझे खोपचे में डाल देगी? मतलब क्या गवर्नमेंट जेल में कर देगी? मतलब सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फोटो क्लिक करके चला जाऊं, मतलब उसके ऊपर जो क्यूआर कोड होता है, मतलब क्यूआर कोड से वो स्कैन कर लें, सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। मतलब क्या फिजिकल कॉपी हाथ में लेके जाना, मतलब फिजिकल कॉपी मेरे पास होना जरूरी है या नहीं है? तो गवर्नमेंट ने फाइनली सर्कुलर निकाल दिया कि भाई साहब ई इनवॉइस की फिजिकल कॉपी होना कोई तुम्हारे हाथ में जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारे पास उसका स्कैन क्यूआर कोड भी है, जो उसके ऊपर क्यूआर कोड होता है, आपको मैं दिखाऊं, इधर देखो ध्यान से। अब मुझे नहीं पता आपने देखा है नहीं देखा, मैंने क्लास में कई बार दिखाया है, इधर देखो ध्यान से, ये होता है जी, ये आपके सामने ई इनवॉइस है जी, और देखो ये क्यूआर कोड है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो ये क्यूआर कोड है ना, ये क्यूआर कोड बस गवर्नमेंट करी इसकी फोटो क्लिक करके रख ले, इसकी फोटो क्लिक करके रख रहे, जब भी तेरे को मामे पकड़ लें, जब भी तेरे को ठुल्ले पकड़ लें, तो बस यहाँ पे ऐसे फोटो उनको दिखा दो कि भाई साहब ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर लो, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो मतलब अब फिजिकल फॉर्म में ई इनवॉइस की कॉपी रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, सर्कुलर है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या फिजिकल फॉर्म में ई इनवॉइस की कॉपी रखना जरूरी है? आंसर इज नो। अब अगर क्यूआर कोड भी अच्छा एक बात और ध्यान सुना जी, ये क्यूआर कोड ना, ये नॉर्मल क्यूआर कोड स्कैन नहीं होगा जी, कहीं आप ऐसा करो कि हाँ भाई पेटीएम खोल के बैठ जाओ, आपको मैं दिखाऊं, इधर देखो ध्यान से, 2 मिनट थांबा, 2 मिनट थांबा, आपके सामने मैं दिखाता हूँ जी, ये देखो ये स्कैनर दिख रहा है आपको, स्कैनर, ये पेटीएम का स्कैनर है, मतलब कोई भी स्कैनर है, इससे ना ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं होगा, देखो स्कैन नहीं हो रहा सर, ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं होगा। ई इनवॉइस का जो क्यूआर कोड है उसका स्कैनर अलग आता है, उसका स्कैनर अलग आता है। अगर आप गूगल पे लिखोगे ना ई इनवॉइस क्यूआर कोड स्कैनर, तो आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे ये स्कैन हो जाएगा। तो ये कोई नॉर्मल क्यूआर कोड नहीं है सर, हाँ जो नॉर्मल क्यूआर कोड होंगे वो इससे स्कैन हो जाएंगे, मतलब आप मार्केट में कोई भी क्यूआर कोड देखोगे पेमेंट वाला, वो इससे स्कैन हो जाएगा, बट ई इनवॉइस वाला क्यूआर कोड जो है वैसे स्कैन नहीं होगा जी। ऐसा पता मैं क्यों कह रहा हूँ सर, कई बच्चे मेरे को वीडियो बना के भेजते हैं, अरे सर ये क्यूआर कोड है स्कैन तो हो ही नहीं रहा, अरे भाई साहब इससे स्कैन नहीं होगा, इसके अलग क्यूआर कोड स्कैनर होते हैं, तो उसको आप डाउनलोड करोगे फिर आपका स्कैन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बस ये लिखा है कि आपको फिजिकल कॉपी रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अगर क्यूआर कोड की फोटो होगी दैट इज सफिशिएंट, उससे डिटेल हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या लिखा है जी, क्लैरिफिकेशन क्या है, नो नीड टू कैरी फिजिकल कॉपी ऑफ ई इनवॉइसिंग, ओनली क्यूआर कोड इज सफिशिएंट। अगर क्यूआर कोड आपके पास है दैट इज सफिशिएंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे फटाफट से बोल दो जी जितने बच्चे आप सामने बैठे हैं जी, 2 चेंज मैंने आपको बता दी, 2 चेंज कौन कौन से हैं सर? पहला चेंज तो ये है कि ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, तो टर्नओवर पहले भी 50 करोड़ थी, आज भी 50 करोड़ है। फिर सर आपने क्लास में कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ई इनवॉइस की ना रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ओब्लिगेशन नहीं है, चाहे उनकी टर्नओवर कितनी ही क्यों ना हो, मतलब अगर उनकी टर्नओवर 100 करोड़ भी है ना, अगर 500 करोड़ भी है तो भी उनको ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। एक तो होते हैं एसईजेड में जो होते हैं, और दूसरा फिर आपने कहा था जो जीटीए वाले होते हैं, तीसरा आपने कहा था बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, और फिर चौथा आपने कहा था जो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, फिर पांचवा आपने कहा था जो सिनेमा हॉल वाले होते हैं, जो सिनेमा हॉल में टिकट इशू करते हैं, वहाँ पे ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अब गवर्नमेंट ने एक नया पॉइंट इंसर्ट कर दिया कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट है, उनको भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ई इनवॉइस का, ये पहली अमेंडमेंट आई है।
सर दूसरी अमेंडमेंट ये आई है कि हमें फिजिकल कॉपी करने की इशू करने की मतलब लेके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर क्यूआर कोड है तो क्यूआर कोड से स्कैनिंग हो जाएगी, वही सफिशिएंट है, हमें फिजिकल कॉपी कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डन है जी, ये दूसरा चेंज है। तीसरा चेंज जो आया है, तीसरा जो है वो है ई वे बिल के अंदर, ये भी बहुत बढ़िया चेंज आया है। अब ई वे बिल के अंदर याद करो, पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या कह रहे हो, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर हो गया, इधर आओ, इधर आओ, कान कहाँ है, कान पकड़ाओ, कान पकड़ाओ। मुझे कह रहा ओए ओए कान कैसे पकड़ रहे हो, सर मास्टर जी हो, मास्टर जी मार नहीं सकते मैं, अरे मैं मार कर रहा हूँ नालायको, मैं कान इधर आओ, कान इधर आओ, इधर पकड़ाओ, कान तो सही पकड़ाओ। ये 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर वाला चेंज नालायक पिछली बार आ गया था दिसंबर 21 में, ये अभी चेंज नहीं आया। ये वो तो चेंज कब का आ चुका है ना, एक तो 20 किलोमीटर होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो वाले केस में वैलिडिटी जो होती है, और फिर 200 किलोमीटर में एक दिन होता है जी, तो उस चेंज की बात नहीं कर रहा, वो तो आ चुका है। चेंज ई वे बिल के अंदर क्या, वो सुनो ध्यान से। याद करो मैंने क्लास में अंदर आपको बताया था कि ई वे बिल ना कुछ केस में ब्लॉक हो जाता है। मतलब ई वे बिल जो है हम कुछ केस में ब्लॉक कर देते हैं। किस केस में ब्लॉक कर देते हैं, कि अगर आपने लगातार 2 रिटर्न फाइल नहीं की, अगर आपने लगातार 2 रिटर्न फाइल नहीं की, तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर भी और अपनी इनवर्ड सप्लाई पर भी। मतलब कमाल की बात देखो सर, प्रॉब्लम पता है क्या आती थी, प्रॉब्लम ये आती थी, जैसे मान लो मैं हूं, इधर देख लो यार प्लीज, एक बार बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो। सर अपना नुकसान कर रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ। अब पेपर का लेवल समझ आओ, पेपर का लेवल क्या आ रहा है सर, 20-20 पेज से पेपर का बढ़ के 30-30 पेज का पेपर आ रहा है, पूरा बंडल पकड़ा रहे हैं वो आपको। और अगर आप जिस जिस हवा के अंदर आप घूम रहे हो, मैं से कह रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे। तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो बच्चा एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पे ध्यान दे जी, बाकी बच्चों से बात नहीं कर रहा। इधर सुनो ध्यान से, अब आपने क्लास के अंदर क्या पढ़ा होगा कि ई वे बिल के अंदर ना अभी तक ये था, जैसे मान लो मैं हूँ, अब मैंने कोई डिफॉल्ट किया, मैंने कैसा डिफॉल्ट किया, मान लो मैंने लगातार 2 रिटर्न फाइल नहीं की, और अगर मैं कॉम्पोजिट स्कीम वाला हूं तो मैंने क्वार्टरली पेमेंट करनी होती है और फिर रिटर्न फाइल करनी होती है एनुअली बेस पे, तो मैंने मान लो डिफॉल्ट कर दिया उसके अंदर। तो गवर्नमेंट ये बात कहती थी, विवेक अगर तू डिफॉल्टर है ना तो ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा तेरा। और ब्लॉक कैसे होगा, जो तेरी आउटवर्ड सप्लाई है उस पर भी ब्लॉक हो जाएगा, और जो तेरी इनवर्ड सप्लाई है उस पर भी ब्लॉक हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे मान लो मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर विवेक है, और ये मान लो मिस्टर क्या नाम है आपका, सोनू, तू हम पे भरोसा कर ले सोनू, तू इधर भी देखा कर, तू इधर भी देखा कर सोनू, इधर देख। अब सोचना ध्यान से, मान लो ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर विवेक है। अब विवेक अगर सोनू को सामान बेचता है और ए विवेक को सामान बेचता है, तो अगर विवेक डिफॉल्टर है ना, अगर विवेक डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर कैसे बनेगा, मान लो इसने रिटर्न फाइल नहीं की। अब अगर इसने लगातार 2 रिटर्न फाइल नहीं की तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तेरा ई वे बिल ब्लॉक कर देंगे। अब ब्लॉक किस पे कर देंगे, अभी तक लॉ में लिखा था कि आउटवर्ड सप्लाई पर भी ब्लॉक है और इनवर्ड सप्लाई पर भी ब्लॉक है। अब ये मिस्टर ए कहता था मेरा गुना बताओ, मेरा गुना क्या है। मतलब मिस्टर ए को बिना बात के परेशानी हो गई ना। अब विवेक सोच के बोला डिफॉल्टर कौन है, विवेक, भाई विवेक की आउटवर्ड सप्लाई पे दिक्कत क्रिएट करो। भाई सिंपल सी बात ये निकल क्या रही कि अगर विवेक डिफॉल्टर है, अगर विवेक अपनी आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड मतलब मूवमेंट करना चाहता है गुड्स की, तो गवर्नमेंट कहते हैं भाई उस केस में ब्लॉक है। भाई इनवर्ड सप्लाई पर ब्लॉक करने का मतलब क्या बनता है, डिफॉल्टर मिस्टर ए थोड़ा है। इट मींस अगर मान लो ए विवेक को सामान बेच रहा है और गवर्नमेंट कहते कि वहां पे ई वे बिल ब्लॉक है, तो बिना बात के दिक्कत किसको हो गई, मेरे सप्लायर को हो गई ना। सर एक बात मुझे बताओ, अगर कर्म कोई मैंने किया तो उसका फल भी तो मैं भुगतूंगा ना। अब सोच के बोला, अगर मैंने कोई कर्म किया, गवर्नमेंट कह रही भाई तू तो फल भुगतेगा ही भुगतेगा, तेरे पीछे वाला सप्लायर जो तेरे को सप्लाई करता होगा वो भी फल भुगतेगा। वो कह रहा भाई साहब मेरी क्या गलती है, कोई डिफॉल्ट मैंने थोड़ा किया है, मैं तो सही टाइम पे रिटर्न फाइल कर रहा हूं। अब अगर मैं सही टाइम पे रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तो मैं अगर सप्लाई कर रहा हूं विवेक को, तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, विवेक की इनवर्ड सप्लाई है, विवेक डिफॉल्टर है, आपने कहा इस केस में ई वे बिल ब्लॉक है आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों केस में। तो फाइनली गवर्नमेंट ने समझा यार बात तो सही है भाई, अगर ये पर्सन डिफॉल्टर है तो इसकी आउटवर्ड सप्लाई पर ई वे बिल ब्लॉक करो ना, इनवर्ड सप्लाई पर ई वे बिल क्यों ब्लॉक करना है। मतलब आप अगर कोई भी सामान परचेस करना चाहते हो, आप सामान परचेस करो, उस केस में ई वे बिल अब से ब्लॉक नहीं होगा, जो अब ब्लॉक होगा सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पर होगा जी। तो गवर्नमेंट से गलती हो गई थी लॉ के अंदर, तो फाइनली गवर्नमेंट ने वो गलती सुधार दी है, और फाइनली अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हम जो ई वे बिल ब्लॉक करेंगे वो आउटवर्ड सप्लाई वाले केस में करेंगे, इनवर्ड सप्लाई वाले केस में नहीं करेंगे। आपको मैं दिखाऊं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी समझेंगे। इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी, बहुत ध्यान से।
अब यहाँ पे चेक करना जी, रूल नंबर 138E ऑफ द CGST रूल कंटेन प्रोविजन पर्टेनिंग ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। क्या लिखा हुआ था? जनरेशन फैसिलिटी दैट इज डिसेबलिंग द जनरेशन ऑफ ई वे बिल, मतलब आप जो ई वे बिल जनरेट करते हो उसका जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा, आप ई वे बिल नहीं जनरेट कर पाओगे। और ई वे बिल ना जनरेट करने से नुकसान क्या होता है कि आप गुड्स की मूवमेंट ही नहीं कर पाओगे, और अगर गुड्स की मूवमेंट ही बंद हो गई तो फिर बिजनेस ठप हो गया ना। भाई सिंपल सी बात है, गुड्स की मूवमेंट करने के लिए ई वे बिल चाहिए, और अगर ई वे बिल ही ब्लॉक कर दिया तो हमारी मूवमेंट ही रोक दी, और अगर मूवमेंट ही हमारी रोक दी हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे? तो ये प्रॉब्लम आती है ई वे बिल ब्लॉक होने से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अर्लियर, पहले का लॉ क्या था, पुराना लॉ क्या था जी, ए यूजर वॉज नॉट एबल टू जनरेट ई वे बिल for a GSTN if the said GSTN was not eligible for a EV bill in terms of rule 138E। ध्यान से पढ़ना, it implies that GSTN of such block taxpayer could not be used to generate EV bill neither as supplier, ध्यान से, neither as supplier or nor as a recipient। मतलब कमाल की बात देखो जी, ना तो वो सप्लायर की तरह जनरेट कर सकता है EV बिल और ना ही रेसिपिएंट की तरह। मतलब आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई दोनों ब्लॉक थी, आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई दोनों ब्लॉक थी, उन दोनों केस में ई वे बिल ब्लॉक था। गवर्नमेंट ये बात कहती थी पहले। अब गवर्नमेंट ने क्या किया जी, तो अब गवर्नमेंट ने कहा ये दिक्कत आ रही है, हमने इस रूल को अमेंड कर दिया और रिलैक्स कर दिया। क्या रिलैक्स कर दिया? सच रिस्ट्रिक्शन को, ब्लॉकिंग ऑफ जीएसटीएन फॉर ई वे बिल वुड ओनली फॉर द डिफॉल्टिंग सप्लायर, ओनली फॉर द डिफॉल्टिंग सप्लायर जीएसटीएन एंड नॉट फॉर द डिफॉल्टिंग रेसिपिएंट। ठीक है जी। और ट्रांसपोर्टर सस्पेंडेड जीएसटीएन कैन नॉट जनरेट ई वे बिल एज सप्लायर, हाउएवर द सस्पेंडिंग जीएसटीएन कैन गेट द ई वे बिल जनरेटेड एज रेसिपिएंट और द ट्रांसपोर्टर। मतलब क्या है कि मैं एज ए सप्लायर ई वे बिल मेरा ब्लॉक है, अगर मैं एज ए रेसिपिएंट हूं, शाबाश, बस 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 खत्म है सर। प्रिया ना 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 ना, हाय मुश्किल नहीं, क्या तो आसान है। मैं कह रहा हूं वहां चैट बॉक्स में लिख ही डालो सर, आसान है। बताओ लो में क्या लिखा है, जल्दी बोलो। अमेंडमेंट फॉर शाबाश, आपको समझ में आ गई है, मैं कह रहा हूं मानो आपको समझ में आ गई है। बताओ लो में क्या लिखा है। अरे सर मेरे को आ गई है समझ में, लो में ये लिखा है कि अगर मैं एज ए सप्लायर हूं, मतलब मैं आगे सप्लाई करूंगा, फिर तो ई वे बिल मेरा ब्लॉक है। बट जिस केस में मैं रिसीवर बन जाऊंगा, रिसीवर कब बनूंगा? इनवर्ट सप्लाई में। और जिस केस के अंदर मैं ट्रांसपोर्टर बन जाऊंगा ना, उस केस में ई वे बिल अब ब्लॉक नहीं है। अब सिर्फ ब्लॉक किस केस में है? आउटवर्ड सप्लाई वाले केस में। तो अगर मान लो मैं कोई डिफॉल्ट करता हूं, मेरा ई वे बिल आज भी ब्लॉक है, गवर्नमेंट ये नहीं करी ब्लॉकिंग से बाहर निकाल रहे हैं, ब्लॉक है ओनली इन द केस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, बस ये बात ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक बार देखो यहाँ पे एग्जांपल चेक करो जी, फटाफट से एग्जांपल चेक करो। ए शॉपकीपर सेल्स ए पेन 100 टू द बायर। देखो एक शॉपकीपर ने 100 पेन सेल किए बायर को। आफ्टर द सेल द पेन बिलोंग टू द बायर and shopkeeper does not have any right on the pen. This is the transaction of sale. Mr. A registered person paying tax under regular scheme in Delhi has not filed the form GSTR 1 for last 2 months. वही डिफॉल्ट कर दिया भाई, GSTR 1 2 महीने से फाइल नहीं कर रहा। अब सुना ध्यान से क्या है, मिस्टर बी हरियाणा ए रेगुलर रिटर्न फाइलर वॉन्ट्स टू जनरेट ई वे बिल फॉर गुड्स टू बी सप्लाई टू ए। मतलब कमाल की बात देखो री, अब मान लो मैं ए हूं, अभी तक लो में क्या लिखा हुआ था कि अगर मैंने कोई डिफॉल्ट किया, हेलो भैया इधर देखो ध्यान से, तो मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, इधर देखो ध्यान से। हाँ मान लो मैं ए हूं, मैंने कोई डिफॉल्ट किया, अभी तक लो में क्या लिखा हुआ था कि तुम आउटवर्ड सप्लाई पर तुम्हारा ई वे बिल ब्लॉक है और इनवर्ड पर भी ब्लॉक है। अब सोच के बोलना, मिस्टर बी हरियाणा का जो सही टाइम पे रिटर्न फाइल कर रहा है, मुझे सामान बेचना चाहता है, तो अब नए लो के अकॉर्डिंग क्या वो ई वे बिल अब जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा? यस कर पाएगा, क्योंकि ये मेरी इनवर्ट सप्लाई है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कह रही मिस्टर ए एज पर अर्लियर पोजीशन, मतलब पुराने लॉ के बेस पे मिस्टर बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट ई वे बिल, मतलब पहले बंद था। बट अब गवर्नमेंट कह रही है इन द टर्म्स ऑफ अमेंडेड पोजीशन ऑफ लॉ there will be no more restriction in generating e-way bill as Mr. B who is making outward movement of goods in a regular return filer। मतलब उसके लिए वो आउटवर्ड है, बट मेरे लिए क्या इनवर्ड है ना। तो अब गवर्नमेंट कह रही है उसके हाथ में हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, जब कर्म मेरे गलत हैं, जब मैं गलत काम कर रहा हूं, तो भाई साहब डंडा मुझे मारो ना, मेरे सप्लायर को क्यों पकड़ रखा है? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, उसको छोड़ दिया, ठीक है, तुझे पकड़ के चलेंगे, तू आउटवर्ड सप्लाई पे ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, तेरी इनवर्ट सप्लाई में ओपन कर रहे हैं।
भाई जब तू सामान परचेस कर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए वांट्स टू जनरेट ई वे बिल। अगर मिस्टर ए जनरेट करना चाहता है आउटवर्ड सप्लाई पर तो वो जनरेट नहीं कर सकता, वो ब्लॉक है, क्योंकि उसकी आउटवर्ड सप्लाई का मूवमेंट हमने ब्लॉक कर रखा है। उस केस में ई वे बिल क्रिएट नहीं हो सकता। तो मुझे फटाफट से बोल दो, शाबाश शाबाश शाबाश, बस खत्म है जी, खत्म है। फटाफट से बोल दो लास्ट अमेंडमेंट क्या निकल के आ रही है। अमेंडमेंट ये आ रही है कि अगर ए, बी और सी, अब अगर ए ने बी को सामान बेचना है, बी ने सी को बेचना है, अगर बी डिफॉल्टर है, अगर बी डिफॉल्टर है तो अभी तक ए और बी ये ट्रांजैक्शन पर ई वे बिल ब्लॉक था और बी और सी पर भी ब्लॉक था। अब किस पर ब्लॉक है? सिर्फ बी और सी वाले केस में ब्लॉक है, ए और बी वाले केस में अब ब्लॉक नहीं है। ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है। डन है जी, चलो जी। तो बस अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट की है तो आपका ई वे बिल ब्लॉक किस पर है? आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, दोनों पर या किसी पर नहीं? आउटवर्ड सप्लाई पर ब्लॉक है, इनवर्ड सप्लाई पर ब्लॉक नहीं है जी। डन है जी, आगे देखो जी। अब देखो अगला हैरी चैप्टर, लास्ट चैप्टर है रिटर्न का। इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। अभी तक रिटर्न लेट फाइल करने की ना लेट फीस लगती थी, तो इन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और सही बताऊं, ये वैसे एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है। रीज़न क्योंकि लेट फीस जो भी लगती है ना वो नॉर्मली गवर्नमेंट वेव ऑफ कर देती है और अभी तक वेव ऑफ ही करती आ रही है। आप में से अगर कोई बच्चा अगर कभी ऑफिस में रिटर्न फाइल करता हो जीएसटी की, तो मे भी आपको पता होगा लेट फाइलिंग वाले केस में गवर्नमेंट लिखी हुई थी, लॉ में लिखी हुई है सेक्शन 47 में लेट फीस, बट अभी तक गवर्नमेंट वेव ऑफ ही कर रही थी। अब गवर्नमेंट ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं कि हाँ भाई जो जून 21 से, मतलब जून 21 से जितने भी क्वार्टर्स होंगे उसके बाद के जो भी क्वार्टर्स होंगे ना उस पर हम लेट फीस दोबारा से बताने जा रहे हैं। और अगर अब डिले करोगे तो अब आपके हाथ में ये लेट फीस लगेगी। और सही बताऊं, प्रैक्टिकली अभी भी एप्लीकेबल नहीं हो रही, अभी भी नॉर्मली वेव ऑफ हो रही है, इसलिए एग्जाम के लिए मुझे रेलिवेंट नहीं लगता। बट हाँ, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के एग्जाम में आ सकता है। रीजन क्योंकि एमसीक्यूज पेपर में इंस्टीट्यूट का लिमिट से बहुत गहरा नाता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता सर, आईसीएसई पता क्या कहता है? आईसीएसई कहता है लिमिट्स को कि तू तो मेरा प्यार है। अरे तू ही तो है, तू ही तो है जो बच्चों को फेल करवाती है। लिमिट्स, मेरा तेरे से नाता बहुत गहरा है, तो इसलिए ध्यान देना जी। अब जो मैं लिमिट्स आपको बताने जा रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे खास तौर पे ध्यान देंगे, प्रोफेशनल वाले बच्चे एक बार पढ़ लेंगे छोड़ देंगे, सीए वाले बच्चों को भी इतनी रेलिवेंट नहीं है। मेन एग्जीक्यूटिव फैमिली के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ध्यान देंगे जी। अब देखो यहाँ पे जी, तो अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 37 में कोई डिफॉल्ट किया, सेक्शन 39 की रिटर्न में कोई डिफॉल्ट किया, अगर आपने फाइनल रिटर्न में कोई डिफॉल्ट किया, तो गवर्नमेंट कह रही है कि जून 21 या उसके बाद के जो भी क्वार्टर्स होंगे उसमें अब आपकी लेट फीस कौन सी एप्लीकेबल होगी, इस डायग्राम से आप देख लो जी। इस डायग्राम से देखो, अब गवर्नमेंट कह रही है देखो जी, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, पहली बात तो देखो, अगर आपने डिफॉल्ट किया जीएसटीआर 1 में जी, इधर देखो जी, इधर देखो, अगर आपने डिफॉल्ट किया जीएसटीआर 1 में या जीएसटीआर 3B में, दोबारा बोलो किस में डिफॉल्ट किया? अगर आपने जीएसटीआर 1 किसका है? स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जल्दी बोलो, जीएसटीआर 1 किसका है? स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। और जीएसटीआर 3B किसका है? रिटर्न जो हम फाइल करते हैं। तो अगर जीएसटीआर 3B में कोई डिफॉल्ट किया या जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में कोई डिफॉल्ट किया, उस केस में लेट फीस क्या लगेगी अब बताने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नील आउटवर्ड सप्लाई इन द टैक्स पीरियड और हुज टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन द जीएसटीआर 3B इज नील एज द केस में, मतलब आपकी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है और आपका टैक्स जो है ना वो नील जा रहा है, तो यह सिंपल सी बात है। मैंने पहले भी कहा था कि नील वाले केस में भी रिटर्न फाइल करनी जरूरी होती है। जीएसटी में अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई किसी मंथ में नील भी है ना, अगर मेरा टैक्स नील भी है तो भी रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। बट अगर उसमें मैंने डिले कर दिया तो गवर्नमेंट की टेंशन मत लो, 500 रुपये मैक्सिमम लेट फीस लेंगे। 250 रुपये CGST एक्ट में, 250 रुपये SGST में, मैक्सिमम 500 रुपये की लेट फीस एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और अगर इंटरस्टेट वाला केस है तो फिर 500 रुपये टोटल IGST में जी। बस ये बात अंदर, 500 रुपये से ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल नहीं हो सकती अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई नील है और पेमेंट भी मेरी नील है। अब बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो मेरा आउटवर्ड सप्लाई नील नहीं है, मतलब मैंने कुछ आउटवर्ड सप्लाई की है, मैंने सामान बेचा है या मेरा टैक्स मेरा बनता है और फिर मैंने रिटर्न लेट फाइल की है तो उस केस में क्या होगा? तो गवर्नमेंट का ये बताओ तुम्हारी टर्नओवर कितनी है? अरे इधर सुन रहे रे मेरे भाई रे, अरे अरे बस 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 इधर देखो ध्यान से। अब फटाफट से एक बात बताओ कि अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई नील है, अगर जीएसटी का टैक्स नहीं बनता, उस केस में 500 रुपये है। बट बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ, अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई मैंने की है या अगर मेरा टैक्स बनता है और फिर मैंने रिटर्न फाइल करने में डिले कर दिया, तो गवर्नमेंट करिए बताओ तुम छोटे एसएससी हो या बड़े एसएससी हो? अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, अगर तुम्हारी टर्नओवर, हाँ जी इधर,
अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो उस केस में मैक्सिमम 2000 रुपए तक की फीस एप्लीकेबल होगी, 1000 की CGST और 1000 की SGST। और अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ तक है, तो 5000 तक की फीस एप्लीकेबल होगी, 2500 रुपए CGST और 2500 रुपए SGST। और अगर तुम्हारी टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो फिर सेक्शन 47 में जो लेट फीस थी उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगी। और बताऊं उसमें भी अब क्या लिखा हुआ है, 5000 मैक्सिमम, मतलब 5000 रुपए से ऊपर की फीस अब एप्लीकेबल नहीं हो सकती। लेट फाइलिंग वाले केस में 5000 तक की फीस एप्लीकेबल होगी। बस ये बात ध्यान दो, जो प्रैक्टिकली मैंने आपको बताई थी वो हो जाती है जी। और मुझे फटाफट से बोलना जी, जितने बच्चे सामने बैठे हैं फटाफट से मुझे बोल दो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो लेट फीस है किस केस में है जी? जल्दी बोलो, ये लेट फीस किस केस में है? अगर मैंने डिफॉल्ट किया GSTR 1 में या GSTR 3B में। दोबारा बोलो, अगर मैंने डिफॉल्ट किया GSTR 1 में या GSTR 3B में। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब, अरे सुन ले, अरे भाई साहब एक मिनट रे, अगर तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई नील है और अगर कोई टैक्स नहीं बनता, मतलब नील है, उस केस में गवर्नमेंट कह रही भाई रे मैक्सिमम 500 रुपए तक की लेट फीस दे दियो, 250 रुपए करके। सर अगर मान लो मेरा टैक्स बनता है, मतलब मैंने कुछ आउटवर्ड सप्लाई की और फिर मैंने डिले कर दिया, तो भाई अगर तेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, अगर तेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो 2000 रुपए तक की फीस लगेगी, 1000 दोनों को मिला के। और भाई अगर तेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो 5000 तक की फीस लगेगी, 2500 मिला के। और भाई अगर तेरी टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो सेक्शन 47 की लेट फीस लगेगी। और सेक्शन 47 के अंदर भी यही लिखा है, मैक्सिमम 5000 तक की फीस एप्लीकेबल। सर ये तो तब है ना कि अगर मैंने कोई डिफॉल्ट किया GSTR 1 और GSTR 3B में। बट सर अगर मैंने GSTR 4 में कोई डिफॉल्ट किया, जैसे कॉम्पोजिट स्कीम वाले होते हैं, तो अगर मैंने कंसेशनल स्कीम में कोई डिफॉल्ट किया, देखो यहाँ पे GSTR 4 वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है, अब कंसेशनल आप सब जानते हो GSTR 4 किसका है, एनुअल रिटर्न है ना, कॉम्पोजिट वाले एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। अब अगर आपने कोई टैक्स नहीं आपका बनता, आप कंसेशनल स्कीम वाले आपका टैक्स नहीं बनता, आपने कोई भी सप्लाई नहीं की, कोई भी टर्नओवर नहीं है, उस केस में 500 रुपये है। और अगर आपकी टर्नओवर है, आपका टैक्स बनता है, तो 2000 रुपये तक, मतलब कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस में मैक्सिमम जो लेट फीस एप्लीकेबल होगी वो 2000 तक होगी, और नॉर्मल स्कीम वाले केस में मैक्सिमम जो लेट फीस एप्लीकेबल होगी वो 5000 तक होगी। अरे मेरे भिंडी कलर के बच्चे, मेरे अदरक कलर के बच्चे, मेरे गाजरी कलर के बच्चे, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, फटाफट से मेरे को बता दो फटाफट से। नॉर्मल स्कीम वाले केस में कह रही, नॉर्मल स्कीम वाले केस में मैक्सिमम अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया 5000 तक की फीस लगेगी, 2500 करके। और कंसेशनल स्कीम वाले केस में मैक्सिमम जो फीस एप्लीकेबल होगी वो 2000 रुपये तक की होगी। ठीक है, बाकी देखो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है बढ़िया तरीके से, अगर आप इसको एक बार देख भी लोगे तो भी क्लैरिटी हो जाएगी। मैं दोबारा बोल दूँ, ये नील वाले हैं, ये नील वाले नहीं है, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है यहाँ पे आएंगे, टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक है वो यहाँ पे आएंगे, और जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका है लेट फीस वाला। वैसे सेल्फ रीड भी आप कर सकते थे, बट मुझे पता है कि मैं अगर बोलता ना खुद रीड कर लेना, वो कहता है खुद का मतलब तो खुद होता है, खुद हम कभी नहीं कुछ करते। तो मैंने एक बार पढ़वा दी है। ठीक है, अब ये फीस आपको एक बार जरूरत करने में दोबारा कराऊँ, एग्जाम के अंदर बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, लास्ट अमेंडमेंट जो आई है, ये वाली अमेंडमेंट बिल्कुल गिरी हुई अमेंडमेंट है। और इसको मैं गिरी हुई अमेंडमेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हर बार आती है, क्योंकि हर बार आती है। इसमें एक चेंज तो ये आया है कि जो हम एनुअल रिटर्न फाइल करते थे 9 और 9A, याद करो 9 किन के लिए था, नॉर्मल वालों के लिए, और 9A जो कंसेशनल स्कीम वाले होते हैं उनको भी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। याद आ रहा है कुछ आपको? कोई एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है? एनुअल, एनुअल नालायको, एनुअल, अरे एनुअल की बताओ, एनुअल की। सर एनुअल, एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट, हाँ सर एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट पता क्या होती है? एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट होती है, अरे सर हाँ सर एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट होती है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट होती है, एनुअल रिटर्न फाइल बोलो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर ना। अब गवर्नमेंट कह रही है कि एनुअल सबको फाइल नहीं करनी होती। याद करो मैंने क्लास में कराया भी था कि नॉर्मल लोग एनुअल फाइल करते हैं, मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाले फाइल नहीं करते, TDS TCS वाले फाइल नहीं करते, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले फाइल नहीं करते। अब वहां पे 1% और जोड़ दिया कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनको भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कह रही है अरे भाई हमारे से गलती हो गई थी, हम यहाँ पे रह ही गए, मतलब हमने अपने आप को तो लिखा ही नहीं। भाई हम हैं, हमें क्या जरूरत है एनुअल रिटर्न फाइल करने की, हम तो गवर्नमेंट है।
हम तो खुद ही ब्रह्मांड हैं, हम तो खुद ही सब कुछ हैं, तो हम एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी और ना तो वो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे और ना ही जीएसटीआर 9C एक होता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी ये फाइल नहीं करेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी, एक तो जीएसटीआर 9C हमने क्लास में किया था रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले बाहर हो चुके हैं, और जो एनुअल रिटर्न होती है 9 और 9A के अंदर वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले अब ये फाइल नहीं करेंगे जी। ठीक है, और एक बात और बताऊं, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक होती है, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक होती है जी, इधर देखो, बस 2 मिनट की रह गई है सर, प्लीज सुन लो जी। जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक होती है उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट ने सबको ऑप्शन दिया हुआ है। आपको मैंने क्लास में भी कहा था ना। अब प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पे चेंज बस इतना सा आया है कि अभी तक ये 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 में नोटिफिकेशन आ चुकी थी, तो फाइनली अब गवर्नमेंट ने इस साल भी नोटिफिकेशन निकाल दिया कि इस साल वालों को भी जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्रक्स बनाया हुआ है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो चाहे आप कोई भी हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चाहे आप कोई भी हो, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जी। हाँ जी, इधर देखो, इधर बस लास्ट पॉइंट है जी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ना तो जीएसटीआर 9 भरना है, ना 9A भरना है और ना 9C भरना है। और अगर मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है तो एनुअल रिटर्न मुझे फाइल करनी पड़ेगी, बट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो एनुअल रिटर्न तो भरनी है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी देनी है। अच्छा, मतलब सर इसका मतलब तो फिर ये निकल के आ गया ना कि जो जीएसटीआर 9C में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होती है तो फिर वो तो उनको भरनी होगी बस जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगी। आंसर इज यस। यार आप ना, सही बता रहा हूँ, दिल खुश कर देते हो मेरा, मतलब सही बता रहा हूँ, मजा आ गया लास्ट वाला लाइन सुन के। वाकई आपने बिल्कुल सही बात बोली है, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है सिर्फ उन्हीं को ही रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भरनी है। बट हाँ, एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी है। टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक ना तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है किसी को और ना ही रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है। इसमें इन्होंने एक पॉइंट तो ये लिखा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, और दूसरा एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू कर दी है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप नॉर्मल इंसान हो चाहे आप कोई भी हो। बट हाँ, अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है सबको। किसको छोड़ के? ये आईएसडी को छोड़ के, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़ के, टीडीएस वालों को छोड़ के, टीसीएस वालों को छोड़ के, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को छोड़ के, और एक नया पॉइंट ऐड हो गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को छोड़ के। इन सबको छोड़ के सबको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। कब? अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है। तो बस इतनी सी बात ध्यान देना कि एनुअल रिटर्न फाइल करने का ऑब्लिगेशन कब आता है? अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो फाइनली अब जाके हमारी सारी अमेंडमेंट जीएसटी की खत्म हो चुकी, बस खत्म है जी, आगे कुछ भी नहीं है, कंप्लीट है। 100% नोटिफिकेशन, सर्कुलर, फाइनेंस एक्ट 2021 सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। अब बताओ क्या मुश्किल, मतलब इतना घबराते हो आप, हाई अमेंडमेंट, हाई अमेंडमेंट, हाई अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट? बच्चों वाली अमेंडमेंट है, सही बता रहा हूँ। मतलब सर सही बता रहा हूँ, इस बार तो कुछ भी नहीं आई सर। कई बार तो जीएसटी में इतनी टेक्निकल अमेंडमेंट आती है, हर चैप्टर के अंदर दिमाग घूम जाता है बच्चों को समझाते हुए, और इस बार तो ऐसी है कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा। इट मीन्स आपने पहले अगर जीएसटी पढ़ा भी होगा ना, आप खुद बताओ क्या फर्क पड़ गया। मतलब जो आपने पढ़ा है वो तो है ही है, उसके अलावा थोड़ा सा बस आपको और पढ़ना है, बस यही तो है। ठीक है, एक बार फटाफट से ऐसा करते हैं, सारी की सारी अमेंडमेंट। देखो आज हमारी लास्ट अमेंडमेंट क्लास है, फिर तो हम रिवीजन क्लास के अंदर मिलेंगे। प्रोफेशनल वाले बच्चे तो कल मिलेंगे, बट बाकी सब बच्चे तो रिवीजन क्लास के अंदर मिलेंगे। तो एक बार फटाफट से मैं चाहता हूं जीएसटी की सारी अमेंडमेंट, सारी का मतलब अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 एंड अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 जो आज हमने की है, कंप्लीट अमेंडमेंट मुझे 10 मिनट में रिवाइज करवा दो जी। कराओगे? वादा रहा? हो जाओ फिर, सारे खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है, पाप लगेगा, माता रानी पाप लगाएगी। देखो जून में एग्जाम है, जल्दी खड़े हो, फटाफट से खड़े हो जाओ। अरे नालायक को खड़े हो जाओ। हाँ वेरी गुड, चलो जी इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं जी। इधर देखो ध्यान, सबसे पहले जी अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 को रिकॉल करो। अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 में सर आपने हमें 8 अमेंडमेंट कराई थी, तो 8 अमेंडमेंट में एक बार दोबारा से करते हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट आपने कही थी कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो 12AA और 12AB भी वहां पे इंसर्ट हो चुका है, तो चाहे वो 12AA में रजिस्टर्ड हो चाहे वो 12AB के अंदर हो, अब उनका जीएसटी एग्जम्प्ट है। दूसरी अमेंडमेंट सर आपने करवाई थी कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस होती है एक्सपोर्ट वाले केस में, उसमें 30 सितंबर 2022 अपडेट हो चुकी है, 30 सितंबर 22 तक एग्जम्प्ट है।
तीसरी अमेंडमेंट सर आपने करवाई थी वो कि जो हम गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, तो गवर्नमेंट जो खर्चा बियर करती है अगर वो 75% या उससे ऊपर खर्चा बियर कर रही है तो भी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर चौथी अमेंडमेंट सर आपने करवाई थी जो ट्रक वाले होते हैं जो नेशनल परमिट लेते हैं, तो नेशनल परमिट के जो चार्जेस होते हैं ना वो चार्जेस सब एग्जाम्प्ट है सर। फिर अगली अमेंडमेंट आपने करवाई थी, हाँ वो एक एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गई है सर, मतलब अब वो टैक्सेबल है। जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IFRC अगर सर्विस दे रही है इंडियन रेलवे को तो वो टैक्सेबल होगी, अब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी सर। फिर अगली अमेंडमेंट आपने करवाई थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो आंगनबाड़ी भी कवर होंगी और वो बोर्ड भी कवर होंगे, CBSE बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे सर। फिर आपने अमेंडमेंट करवाई थी कि जो मिड डे मील होती है चाहे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है चाहे वो अदर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर कर रहा है वो एग्जाम्प्ट है। और फिर आपने अमेंडमेंट कराई वो टोल चार्जेस होते हैं नॉर्मल, और जो लोड वाले ऐसे ले लेके सामान ऐसे ले लेके सामान वो इतना भारी सामान लेके घूमते रहते हैं तो उनको टोल देना पड़ता है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा टोल भी टोल ही मानेंगे, वो भी एग्जाम्प्ट है। और फिर सर आपने एक अमेंडमेंट करवाई थी जो कंपनी वाले होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को बसेस रेंट पे देते हैं, बसेस लीज पे देते हैं तो वो एग्जाम्प्ट होगा। और हाँ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले केस में 30 दिन की लिमिट होती है, 30 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं, 30 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं, 90 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक रूल फ्रेम कर दी है, सेम बात इन्होंने रूल के अंदर भी लिख दी है। तो ये सारी बातें सर कल हमने की थी सर। फिर आज हमने अमेंडमेंट पता कौन सी की है, बच्चों वाली। पता है आज हमने कौन सी अमेंडमेंट की है, मेरे को पता कौन बताएगा, प्रिया बताएगी। प्रिया मैं अगर हम बता ही डालो आज। प्रिया कह रहा है हाय राम सर कैसी बातें कर रहे हो, मुझे सारी याद है सर। बताऊं क्या सर आपको, प्रिया बता दो आज, पूरी फैमिली को बता दो, मान जाऊंगा। अरे सर देखो पहली अमेंडमेंट तो आपने ये कहा कि ई इनवॉइस तभी जनरेट करना होता है जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होती है, B2B वाले केस में, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन वाले केस में 20 करोड़ रुपए की लिमिट कोई नहीं आई है बट वो हमारे किसी काम की है नहीं। और फिर ई इनवॉइस ना कुछ लोगों को जनरेट करना जरूरी नहीं है चाहे टर्नओवर कितनी ही क्यों ना हो। आपने उसमें कहा SEZ वाले हो गए, GTA वाले हो गए, फिर वो सिनेमा हॉल वाले हो गए जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा होता है, उसके बाद फिर वो जो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाले हो गए, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हो गई। और एक अभी नया पॉइंट इंसर्ट हुआ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी वालों को भी ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। दूसरी अमेंडमेंट भी ई इनवॉइस की है कि हमें ना कहीं पर मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल कॉपी कैरी करनी है, अगर हम स्कैन उसका QR कोड भी स्कैन कर लेंगे जो उसके ऊपर होता है वो भी सफिशिएंट है, उससे भी काम चल जाएगा क्योंकि पूरी डिटेल QR कोड से आ जाती है। ये दो अमेंडमेंट आई है इनवॉइस वाले केस में सर। फिर ई-वे बिल वाले केस में अमेंडमेंट आई। ई-वे बिल वाले केस में क्या था कि अगर कोई डिफॉल्ट कर देता है, रिटर्न फाइल नहीं करता, GSTR 1 उसने फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं की लगातार 2 बार, तो ई-वे बिल ना ब्लॉक कर देते थे। और अभी तक ब्लॉक था आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई दोनों केस में। अब गवर्नमेंट ने कहा यार गलती तूने की है तो तू ही भुगतेगा ना, उसको हम क्यों दिक्कत दे रहे हैं, तो अगर तू उससे सामान लेगा इनवर्ड सप्लाई वाले केस में अब हम ब्लॉकिंग नहीं करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई वाले केस में ब्लॉकिंग करेंगे। तो ये सर ई-वे बिल वाले केस में आई है। और फिर अगली अमेंडमेंट आई है सर रिटर्न फाइलिंग वाले केस में। रिटर्न फाइलिंग वाले केस में लेट फीस की अमेंडमेंट आई है सर। अगर आपने GSTR 1 या GSTR 3B में कोई डिफॉल्ट की है और आपका नील की आउटवर्ड सप्लाई है, नील का टैक्स पे करते हो, तो फिर आपके पास मैक्सिमम 500 रुपये तक की फीस आपको देनी है। और अगर आप नील का टैक्स पे नहीं करते, आपका टैक्स बनता है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई है बट आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, आप छोटे SSC हो, तो आपको फिर मैक्सिमम 2000 रुपये तक की फीस देनी है, 1000 करके। और अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, तो 5000 तक की फीस देनी है। अगर 5 करोड़ से ऊपर तो सेक्शन 47 के बेस पे देनी है, और 47 के अंदर भी 5000 तक की फीस है। ये बात क्लियर है। और सर अगर आप GSTR 4 में कोई डिफॉल्ट करते हो कंसेशनल स्कीम के अंदर, तो अगर आपका नील का टैक्स बनता है तो फिर फीस आपकी 500 रुपये की है, नहीं तो वहाँ पे एक ही है बस 2000 रुपये तक की फीस पे करनी है कंसेशनल स्कीम वाले केस में। और सर फिर एक रिटर्न फाइल करने में ये भी अमेंडमेंट आई है कि जो एनुअल रिटर्न होती है 9 और 9A वो सबको फाइल करनी होती है, आपने क्लास में बताया ही था, बट कुछ लोगों को फाइल नहीं करनी होती, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, NR हो गया, ISD हो गया, तो TDS TCS वाले हो गए। तो वहाँ पे एक नया और जोड़ दिया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहे टर्नओवर कितनी क्यों ना हो। और सेम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो 9C के अंदर जाती है वो भी इनको फाइल नहीं करनी। बट सर एक चेंज ये भी आया है कि जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक होती है ना, उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने का ऑब्लिगेशन है ही नहीं, वो कोई भी क्यों ना हो, और ना ही रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है। और जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, उनको एनुअल फाइल करनी है, सबको नहीं। इनको तो कभी भी फाइल नहीं करनी, इनको तो कभी भी फाइल नहीं करनी, इनको छोड़ के बाकी सबको फाइल करने का। टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, और अगर 5 करोड़ से भी ऊपर है तो एनुअल भी फाइल करनी है और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी आपको फाइल करनी है। और आप सब ये बात तो जानते ही हो कि अब GST में ऑडिट खत्म हो चुका है, अब GST में ऑडिट खत्म हो चुका है। GST ऑडिट याद करो आपने क्लास में पहले किया था कि पहले CA और CM में GST ऑडिट करते थे, अब वो GST ऑडिट खत्म हो चुका है। जून 22 में कोई GST ऑडिट की बात नहीं होगी।
आपने क्लास में क्या होगा, जीएसटी ऑडिट के बारे में सीए करता है, सीएमए करता है। अब वो जीएसटी ऑडिट ही खत्म कर दिया गया जीएसटी में, मतलब अब कोई ऑडिट नहीं होता जीएसटी में। वो ये मत सोचना कि ऑडिट का चैप्टर खत्म हो गया, स्पेशल ऑडिट और जर्नल ऑडिट आज भी है। बट मैंने जीएसटी में कहा था एक ऑडिट होता है टर्नओवर वाला, याद करो, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होती है, कुछ केस में 5 करोड़ थी, उनको ऑडिट करवाना होता था सीए और सीएमए से, अब वो खत्म हो चुका है। तो मतलब टर्नओवर बेस वाला ऑडिट जो है वो अब खत्म हो चुका है। अब हमें सेल्फ सर्टिफाई करना होता है, अब हमें सीए सीएमए के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सीएस वाले कह रहे हैं हमारे पास तो पहले ही नहीं था ना, अब सीए वालों के पास से भी चला गया, सीएमए वालों के तुम्हारे पास से भी चला गया, नालायको इधर देखो ध्यान से, कैसी कैसी बातें करते हैं। ठीक है, जीएसटी ऑडिट टेंशन मत लिया करो, जीएसटी ऑडिट के अंदर वैसे कुछ खास काम होता भी नहीं था, मेन होती है कंसल्टेंसी, और वो जिसके पास माइंड होगा, नॉलेज होगी, कंसल्टेंसी कोई भी दे सकता है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस, चाहे वो सीएमए हो। ठीक है, बट हाँ अब जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, तो बस सारे बच्चे ध्यान दें, अब हमें जीएसटी ऑडिट के बारे में नहीं पढ़ना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जर्नल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट का चैप्टर आज भी है, टर्नओवर वाला जो ऑडिट था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फाइनली अब जाके हमारी सारी अमेंडमेंट पैक हो जाती है। ठीक है, आपने बस इसी में से करनी है, नोट्स मैंने आपको दोनों के दे रखे हैं, सप्लीमेंट आपको उठाना है उठा सकते हो, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग 0% रिक्वायरमेंट है। अगर आपने मेरे पर विश्वास किया है, सिंगल सिंगल चीज़ हम कवर करेंगे। 11 से हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी, और यह अमेंडमेंट हमने सारी कर लिया। मेन थी बच्चों को अमेंडमेंट की दिक्कत, वो मैं सारी करवा चुका, और उम्मीद करूंगा डिटेल में करवाई हैं, एग्जाम्पल भी हमने साथ में की हैं। आई थिंक अब आप भूलोगे नहीं कर। और लगा बताओ ये चेंज सही बताना, लगा याद हो गई ना सब, बस टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अगर अच्छी लगे तो बस शेयर करना हर बच्चे के साथ, ताकि हर बच्चे को पता लगे अमेंडमेंट हमारी हो चुकी हैं, वो भी कर लें, कोई बच्चा छूट ना जाए। मेन है किसी बच्चे की अमेंडमेंट ना रह जाए, ताकि मुझे सुनने को ना मिले कि अमेंडमेंट सर कब आएंगी, और वो अब आपके ऊपर ही है। सर मैंने अपने एफर्ट्स किए हैं, उम्मीद करूँगा आप हर बच्चे के पास पहुँचाओगे। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर डालना, एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे 11 तारीख से रिवीजन क्लास में एक अलग एनर्जी के साथ। स्टूडेंट दरबार की नई सीरीज इतिहास रचने जा रही है, 11 तारीख से आग लगा देंगे सर। ठीक है, और बाकी प्रोफेशनल वाले बच्चे तो कल भी मिलेंगे, उसकी उन अमेंडमेंट कल हम कंप्लीट कर देंगे फाइनली पैक। ठीक है, चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी अब नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, कस्टम के अमेंडमेंट है जी, कस्टम के अमेंडमेंट 3-4 कस्टम के अंदर अमेंडमेंट है, उसको भी मैं करवा दूंगा, कल शाम को ही डाल दूंगा या फिर परसों डाल दूंगा, मैं आपको बता दूंगा वो। ठीक है, उसके नोट्स भी बस 2-3 अमेंडमेंट रह गई हैं उसके अंदर, उसके नोट्स में मैं बहुत जल्दी आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी।